इसके बाद में हम देख लेते हैं मैसूर को। मैसूर का सबसे पहले मैप देखते हैं। ये जो रीजन दिख रहा है हमें, ये देखिए, मैसूर को पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले दो लोगों की वजह से। एक तो जो हैदर अली हैं, उनके बारे में, क्योंकि वो इंसान पता है आपको फौजदार की पोस्ट पे थे और उससे उठ के उन्होंने अपना, वोडिया डायनेस्टी रूल करती थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी मैसूर की, वो उनको हटाने के बाद में खुद बन चुके थे। और उसके बाद में वो इतने एबल एडमिनिस्ट्रेटर बने कि उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग में ला के रख दिया था। और उसके बाद में जो उनके बेटे थे वो टीपू सुल्तान, वो एक तरीके से इन्वेंशन भी करते थे चीज़ों का। अच्छा, ये चीज़ में चेंज क्यों आया, अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा जाए तो ये था कि जो टीपू सुल्तान थे और ये जो थे हमेशा फ्रेंच, जो हमारा एंग्लो कर्नाटिक वॉर चल रहा है ना, इसमें हैदर अली उसमें पार्टिसिपेट थे फ्रेंच आर्मी की तरफ से। तो उन्होंने क्या था कि फ्रेंच यूरोपियन लाइंस पर अपनी ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने देखा था कि अच्छा हाँ, मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। सिमिलरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर उनका कनेक्शन बना रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर टीपू सुल्तान का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका था। चलिए मैं आपको आगे जैसे जैसे आएगा वैसे बताता जाऊँगा, ऐसे फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ओके, सो ये है, आप देख लीजिए इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मैसूर, देन इधर निज़ाम है, ये मैंगलोर एंड माहे जो पोर्ट्स हैं, इनके पीछे काफ़ी लड़ाई चली थी। पौंडीचेरी अभी हमने देखा ही था, ये फ्रेंच की टेरिटरी थी। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं हम मैसूर के लिए 1750s में। हैदर अली, हैदर अली was a military commander and previously served French in Anglo Carnatic War. ओके, 50s में वहाँ पर थे। ही सून रोज टू प्रोमिनेंस, फौजदार की पोस्ट से, वहाँ पे एक पोस्ट हुआ करती थी फौजदार, वहाँ से उठ के आए थे। देन डिफेक्टो रूलर ऑफ मैसूर, हिज एम वॉज टू एक्सपेंड, मैसूर की टेरिटरी को एक्सपेंड करें और या कंट्रोल करें साउथ इंडिया की तरफ को। ओके, ही ऑर्गेनाइज करी उन्होंने, या हम कहते हैं मॉडर्नाइज करी, द आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स विद फ्रेंच असिस्टेंस। देखिए, अब ये एंग्लो कर्नाटिक बना फ्रेंच की साइड से थे, फ्रेंड्स बनेंगे, वहाँ से लेके आए, तो असिस्टेंस किसकी हो रही है, फ्रेंच की। इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगा, फ्रेंच की तरफ। प्रॉब्लम किसको होगी, ब्रिटिशर्स को। अच्छा, अभी ये टाइम देखिए आप, 1761 का टाइम है, और अभी हमने देखा था यहाँ पर 1763 तक हैदराबाद एंड कर्नाटक की सिचुएशन चेंज हो चुकी हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप ब्रिटिशर्स के अंदर एक कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी रहेगी कि ऐसा ना हो कि मैसूर की मदद से जो फ्रेंच हैं वो वापस आ जाएं गेम में। इनसिक्योरिटी उस साइड से भी है, तो इस टाइप से मैं कह रहा हूँ कि आप रिलेट करते हुए चलें। ओके, इनके यहाँ पर सिस्टम हुआ करता था, उसका नाम था रिसाला सिस्टम। रिसाला सिस्टम, ईच रिसाला हैज़, रिसाला जैसे अब अगर हम बड़े लेवल पे देखते तो हम प्रोविंसेस कह देते थे, और यहाँ पर रिसाला कह रहे हैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को। देन जो सोल्जर्स वुड बी पेड सैलरीज एंड सैलरीड रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स। देखिए, सैलरी देना इजी हो चुका था उस टाइम पर, क्योंकि आपने जागीरदारी में देखा था कि प्रॉब्लम क्या होती थी जागीरदारी में, कि ट्रूप मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जागीर सारा पैसा उड़ा दे रहे हैं चीज़ों में। ठीक है, जब किंग को ज़रूरत पड़ी तो बोले कि भाई हमारे पास तो है ही नहीं उतने कैपेबल लोग, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर मुगल से खलीसा सिस्टम स्टार्ट किया था। वहाँ से लोग देखिए गलती से सीख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे हैं। इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, रिसाला सिस्टम। ठीक है, मराठास को हम देखेंगे तो वहाँ पे आएगा सरंजामी सिस्टम। सरंजामी सिस्टम में क्या होता था, सिमिलरली जैसा ये था जागीरदारी सिस्टम वैसा ही हुआ करता था। ओके,
अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर देख लेते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डायरेक्टली हम वहीं करते हैं। अगर हम ऐसे कहानियों में चलते चले जाएंगे तो जो वैसे भी इतना लंबा प्रोसेस जो हो रहा है वो हमें थोड़ा अपना टाइम बचाना भी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रिटिशर्स पे क्यों लगाएंगे, अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि वो फ्रेंच के थोड़े से दोस्त हैं। अगर ब्रिटिशर्स को वहाँ पे आप रोकेंगे तो उनका जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से किस चीज़ का करते थे, ब्लैक पेपर का, इस रीजन से। अच्छा आप देखिएगा ये जो कर्नाटका आज भी है, अगर आप मतलब पेपर रीजन को देखेंगे ज्योग्राफी में जाके, पेपर अभी भी शायद पेपर कर्नाटका की सबसे हाईएस्ट है, देन उसके बाद में तमिलनाडु एंड केरला में। ओके अगर उन्होंने वहाँ पे रोका तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि भाई ये कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर आके फ्रेंच की टेरिटरीज़ को अटैक कर दिया। ट्रीटी ऑफ मद्रास, लड़ाई होगी तो ट्रीटी भी होगी। इसमें ट्रीटी क्या हो रहा है, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, कोई हार जीत नहीं हुई इसमें। बोले कि आप हमको जब आगे लड़ाई होगी हमारी मराठास और इन लोगों से तो आप हमारी हेल्प कर देना, और अगर आपकी हुई तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको खतरा किससे था मैसूर को, मराठास से। देखिए मराठास क्या करते थे, प्लंडरिंग करते थे हर जगह, ठीक है। तो इनको था कि हमारी टेरिटरीज में आके प्लंडर करेंगे, और निज़ाम एक्सपेंड करना चाहते थे, इनसे खतरा था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, कल को हमारी लड़ाई हो आप हमारी हेल्प करना, आपकी अगर लड़ाई होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ट्रीटी ऑफ मद्रास को याद रखिए, क्योंकि ये एक डिसाइसिव फैक्टर होगी अगले पार्ट में, जो कहेगा कि भाई आपने तो वायोलेशन कर दिया इस चीज़ का। देन म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, कि आप अपनी टेरिटरी जितनी होल्ड करिए उतनी आप बचा के रखिए, और हमारी जितनी है उसमें, और हम एक दूसरे के उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे चीज़ों का, ठीक है। ब्रिटिशर्स को भाई शक तो हो गया था कि फ्रेंच को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है मैसूर की तरफ से, और ये रिवाइव कर जाएंगे इस रीजन में फिर से। ओके सो अब देखिए रीज़न हम देख रहे हैं 1780 का, 80 to 84, ठीक है। अब मैं आपको पुरानी एक बैकग्राउंड की कहानी बता रहा हूँ। बैकग्राउंड में चलते हैं कि 1771 में मराठास अटैक्ड मैसूर, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिशमैन थे या जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी मतलब ट्रीटी ऑफ मद्रास में हमने क्या कहा था, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हैदर ने कहा कि इट इज़ वायोलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। देन इन 1780 ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू कैप्चर माहे पोर्ट। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था ना, माहे, मैंगलोर एंड पौंडीचेरी, जो माहे पोर्ट है इस पोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स पोर्ट की कैप्चर करना चाह रहे हैं, नेवल सुपीरियरिटी, आप वहाँ से लिंक करिए, नेवल सुपीरियरिटी है, ये चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ हम चीज़ों में, ठीक है। सब पैसे का खेल है। दस इट वॉज कंसिडर्ड एज अ चैलेंज टू मैसूर, हैदर अली, ठीक है। लेकिन 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू नेचुरल रीजंस। एंड अब जो आते हैं हीरो, उनका नाम है टीपू सुल्तान। इनोवेटर हैं आप, इनका अगर आप देखेंगे चीज़ों में इनोवेटर है। इन्होंने रॉकेट बनाए थे, जैसे अपना बाहुबली था ना, उसको 2 गोले पकड़ाए गए थे तो उसने कपड़ा लगा दिया था, क्या था ये, क्रिएटिविटी। सेम चीज़ इनका है। इनका आप देखोगे तो यहाँ पे मैसूरियन रॉकेट्स बड़े फेमस हुए थे, लॉन्ग रेंज के थे, जाके फूटते थे, ठीक है। तो अब हैदर अली की लड़ाई टीपू सुल्तान उनके बेटे ने आके संभाल ली, और एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर,
देखिए यहाँ पे ना बैटल्स जो हैं उनके नाम अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको बीच में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंगलोर में है, और यहाँ तक जो मैसूर है, मैसूर हेल्ड ऑन टू इट्स टेरिटरीज, मैसूर अपने टेरिटरीज पे रुका हुआ है। ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं टेरिटरीज पे हार्म होना स्टार्ट हो जाएगा। 1784 ऑनवर्ड्स टीपू सुल्तान प्रोहिबिटेड ट्रेडर्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद ब्रिटिशर्स, क्योंकि भाई लड़ाई हो चुकी है, मन खट्टा हो गया इनसे। कल्टीवेशन ऑफ पेपर, कार्डमम, सिल्क, इनके कल्टीवेशन को एनकरेज किया कि आप इसकी कल्टीवेशन अपने आप करिए। स्टैब्लिश्ड स्टेट ओन्ड ट्रेडिंग कंपनी, देखिए वो चीज़ों को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जो नीड है हमें इस टाइप के चेंजेस लाने की हैं कि हम उनसे कंपेयर जब कर पाएंगे, अपने आप को उनके लेवल पे ला पाएंगे, तब कहीं जाके हम उनसे फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो हार जाएंगे। तो अपना देखिए इन्होंने नेवल का भी स्टार्ट किया था कि अपने शिप्स बना लें, और थोड़ा बहुत ट्रेड भी गया था, बट इतना ज़्यादा मेजर उनका नहीं हो पाया था ट्रेडिंग, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है वो। ओके, ट्रेडिंग कंपनी टू ट्रेड विद ईरान, फ्रांस एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें करी हैं। अब हम देखते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर। अब मराठा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को, देखिए ये हेडिंग है, लेकिन यहाँ पे 89 से 92 में क्या हो रहा है, मराठाज, देन हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम एंड ब्रिटिशर्स साइडेड ईच अदर अगेंस्ट मैसूर। ऐसा क्यों हुआ था कि मैसूर में क्यों इन्होंने देखिए इनका एक्सपेंड तो करना चाहते ही थे ये, ठीक है। तो ट्रेवनकोर की साइड में, ये जो ट्रेवनकोर का जो अभी पर्टिकुलर केरला का रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये ट्रेवनकोर का, इस वाले रीजन में इन्होंने पोर्ट कैप्चर करने की कोशिश करी थी। और जब ये था तो ये समझ गए थे कि भाई कहीं ना कहीं ये आगे टेक ओवर करेंगे चीज़ों को, तो ये लोग आपस में एक साथ हो गए। और देखिए दुश्मन को तो बहाना चाहिए कि हम कैसे भी वहाँ पर जाएं। इन 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये इनकी कैपिटल थी। ओके, यहाँ पर मैंने कहा था ना अभी तक कि उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को होल्ड ऑन करके रखा है, बट इस ट्रीटी में श्रीरंगपट्टनम 50% ऑफ मैसूर जो है अपनी टेरिटरीज़ को खो देगा। अब देखिए भाई, टेरिटरीज़ खोना एक तरीके से इंसल्ट के तौर पे लेते थे, ठीक है, ईगो हर्ट कर दी भाई की। तो अब क्या करेंगे, टीपू सुल्तान वापस से चीज़ें करेंगे। ऊपर से ये यहाँ पर ले आए कि भाई सब्सिडियरी अलायंस लगाएंगे आप पे। इन्होंने कहा कि भाई, इनका एक कहना था कि मैं एक दिन शेर की तरह जीना चाहता हूँ, बाकी मेरे को 100 साल अगर भेड़ की तरह मिले तो मैं नहीं जीना चाहता। तो ये जाके लड़े, भिड़ गए, और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एज ए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। वॉर हुआ था, वॉर में ये जैसा मतलब अब ऐसे रियल लाइफ में नहीं, जैसा मतलब लिखा हुआ है कि वॉर के बीच में इनकी डेथ हुई थी। इनके बाद में वोडिया डायनेस्टी के कृष्ण राज नाम था, इम्पोर्टेंट नहीं है नाम, कृष्ण राज, ओके, उनको वापस से ला दिया था। वोडिया डायनेस्टी पहले भी थी, हैदर अली से पहले, उन्हीं का एक मेंबर था, माइनर चाइल्ड था, उसको बैठा दिया था और उनसे कह दिया सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर दी गई। सब्सिडियरी अलायंस क्या थी ये मैं बताऊंगा। वैसे बहुत बेसिकली है कि अगर आपको लड़ाई करनी है तो हमारी असिस्टेंस लीजिए, उसके बाद में आप किसी और से कोई समझौता नहीं कर सकते, हमारा एक बंदा आपके कोर्ट में बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो एक हमारा बंदा वहाँ पे निगरानी रखेगा, मतलब आप ओवरऑल हमारे कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस वही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। और आप ये देखते जाएंगे कि हम आपस में लड़ने की वजह से ही दूसरों को मौका देता जा रहे हैं कि आप हमारे घर में घुसिए, तो भाई वो तो चाहता ही है प्रॉफिट लेना, बढ़ेगा आगे। टीपू सुल्तान क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है,
इन्होंने क्या क्या काम करा था उनको हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने न्यू कैलेंडर देखिए हमारे यहाँ पे अलग अलग विक्रमेरा ये सब जो कैलेंडर्स हैं अगर आप देखेंगे तो उनका चलता था, तो उन्होंने यूरोपियन लाइंस पर और सारी चीज़ देख के न्यू कैलेंडर का इंट्रोडक्शन किया। देन न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज एंड न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इनका बिपिन चंद्रा में भी लिखा हुआ है कि जब वो लोग आए, मतलब इनके जाने के बाद में जब देखा तो उन्होंने कहा कि अरे जो लैंड है वो तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, और सारे इरिगेशन के ऊपर भी काम कर रखा है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा था। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप डेट बताते हैं तो मज़ा ही आ जाए। इनका कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है और उन्होंने प्लांट किया था एक ट्री ऑफ लिबर्टी एट, अपनी कैपिटल में करेंगे श्रीरंगपट्टनम, एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। ये अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब बढ़िया से एकदम डिस्कस करेंगे। वो इनकी फेवरेट लाइन, मतलब बेटर टू लिव अ डे एज अ लाइन देन लाइफ टाइम एज अ शीप, और इन्होंने ऐसा भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही जी थी। एफर्ट्स टू बिल्ड मॉडर्न नेवी, इन्होंने कहा था कि मैं नेवी को बनाऊंगा, एंड इन्होंने इसके लिए 2 डॉकयार्ड्स को भी इस्टेब्लिश किया था। 2 डॉकयार्ड्स वर established, ओके। और इनके मैसूरियन रॉकेट्स फेमस थे काफ़ी, क्योंकि उनकी रेंज लॉन्ग रेंज थे, छोटी छोटी मिसाइल कह सकते हैं हम उनको, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा मैसूर के ऊपर। देखिए आप करेक्टर्स को लेके चलिएगा। जैसे अगर हम मैसूर की बात करें तो 2 ही मेन करेक्टर हैं। देखिए वोडे डायनेस्टी का तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रोल है नहीं, ना उनका नाम टीपू सुल्तान है, हैदर अली, ठीक है। कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से वॉर हुए, उनकी क्या क्या ट्रीटी हुई, बैटल अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं उतना बताता जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे रखना है, आप याद करिए। देखिए आपको पूरी फ्रीडम है, आप कोई भी सोर्स उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बट टाइम कंस्ट्रेंट को लेकर चलिए। हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पुराने पैटर्न है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था, इस रीजन से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, पूछने का तरीका भी ये था। और अगर आएगा तो वो देखिए सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं कर पाएंगे वो, तो आप ऐसा नहीं, अगर आप उसे टच नहीं करेंगे तो आप बाकी क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो हमें जो नहीं करना है वो भी पहचानना है। सो इसके बाद हम करते हैं अब 6 को, ओके। ये एंड ऑफ 15th सेंचुरी में रिलीजन, जैसे पहले सेक्ट बनता है फिर रिलीजन बनता है, उस टाइप से ये स्टार्ट हुआ। और इसको फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव। सिंपल चीज़ है, सबको पता होगा ये वाली बात। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 6 का, किसमें? मिलिटेंट और फाइटिंग कम्युनिटी, ये कब से स्टार्ट हुआ था? जब आए थे गुरु हरगोबिंद, ओके। टाइम चल रहा है 1606 टू 1645, ओके। देन इसके बाद में आते हैं हमारे सबसे फेमस जो हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, ओके। ये आते हैं, ये 10th गुरु थे। इसके बाद में मतलब गुरुशिप को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। His leadership made them political and military force, okay। अगर आप ये जो लाइंस देखेंगे ना, बीच बीच में मैंने लाइंस एनसीईआरटी से भी पुट कर दी हैं एज इट इज़, क्योंकि हैं इतनी अच्छी लाइंस, ओके। तो 15th सेंचुरी के एंड से स्टार्ट हो रहा है। देन मिलिट्री फोर्स हल्के हल्के, बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे चीज़ें बनती चली आ रही हैं। ये क्या करते थे कि कांस्टेंट वॉर रखते थे। देखिए यहाँ पर इस टाइम पे कौन होगा? 1707 आप जैसे देखेंगे ना, कौन मरा था वहाँ पे? कंटेम्प्रेरी सबसे बड़ा राज था, 50 साल तक औरंगजेब ने राज किया था। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के कंटेम्प्रेरी कौन था?
इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए पंजाब पीसीएस से आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा। अगर आपको राजस्थान का देना है देन जय सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो चीज़ें थी, एक चित्तौड़ करके वो जो जगह है वहाँ पे वो बनाया गया है, जो कुतुब मीनार टाइप का जो पिलर है वो। तो इस टाइप से जो सवाल हैं आपको अगर स्टेट स्पेसिफिक वाइज भी देखने पड़ेंगे, जैसे मैं आपको यूपी तो यहाँ पे पूरा कवर करा ही दूंगा पर्टिकुलरली। तो ये है वेज कॉन्स्टेंट वॉर अगेंस्ट द आर्मीज ऑफ औरंगजेब। आफ्टर हिज डेथ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप, इन्होंने फिर जो बुक थी उसको कह दिया था कि अब आप इसको, ये आपकी प्रीचर होगी। टू एन एंड एंड लीडरशिप वॉज पास टू बंदा बहादुर। जैसा नाम वैसा काम, बंदा सच में बहादुर था। तो मतलब ऐसा, मतलब मैं रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, प्लीज़ कोई ऐसा वो नहीं होगा, बट हाँ इनका मतलब जैसे अगर आप अभी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में इन्होंने आगे तक लेके आए थे, ये दिल्ली के बहुत करीब तक पहुँच गए थे, नाक में दम मचा दिया था। देन उसके बाद में 1715 में फारुखसियार जो आए थे वहाँ पर मुग़ल में, फोकस्ड ऑन द सिख थ्रेट। अच्छा, फारुखसियार को कौन था साथ में, इमेजिन कर सकते हैं आप? क्योंकि ये तो जस्ट एक पपेट थे, अब तो जो बाहर के नोबल से उनका रोल प्ले होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था बंदा बहादुर को। इनको कंटेन करने की कोशिश स्टार्ट हो गई थी बहादुर शाह जफ़र के टाइम से ही, लेकिन ये आगे तक पहुंचते चले गए थे। इनकी डेथ के बाद में जो सिख की स्ट्रेंथ थी थोड़ी सी वीक पड़ गई थी। ओके, ये लोग रहते कैसे थे, मिस्ल में रहते थे। मिस्ल क्या होता था, ट्राइबल क्लैन लाइक ग्रुपिंग ऑफ सिख स्मॉल प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे। ये अपना जैसे इसमें है तो इसको कवर कर लिया 2 का, ये 3 का, ये मिस्ल इन्होंने बना रखा था। स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स विच डोमिनेटेड द रीजन। ओके, देन यहाँ पर एक नीड थी क्योंकि कोई यूनिफाइड सिख स्टेट नहीं था। जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे उस चीज़ को पूरा भी किया जाएगा। और यहाँ पर अब आएंगे द पंजाब अंडर रंजीत सिंह जी के जो पंजाब था, क्योंकि अब जो एक्चुअल पंजाब है वो आप देखेंगे, जो पंजाब है ये देखिए, 2 आब का मतलब, आब मतलब जहाँ पे 2 नदियाँ आके मिलती हैं। तो ये जो एरिया हो गया 2 नदियों का, 2 आब, जहाँ पर 3, 4, 5 नदियाँ आके मिल रही हैं, जा रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पंजाब की 5 आब। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहली तो हमारी इंडस, सेकंड झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। ओके, तो ये 5 नदियाँ इसको बना रही हैं पंजाब को। तो इन्होंने आके सबसे पहले क्या करा, कंसोलिडेट किया। यूनिफाइड हमने देखा ना, सिख स्टेट को यूनिफाइड नहीं था, तो सिख स्टेट को इन्होंने यूनिफाइड किया। ये थे सुकर चकिया मिस्ल के, इनकी मिस्ल का नाम क्या था, सुकर चकिया मिस्ल। इन दिस ही कंसोलिडेटेड सिख एम्पायर, annexed 12 other मिस्ल by policy of blood and iron। स्ट्रॉन्ग होल्ड देके सभी अच्छे फाइटर्स थे, तो कंसोलिडेट करना ज़रूरी भी था, इन्होंने करा। इनकी मिस्ल का नाम याद रखिएगा, सुकर चकिया मिस्ल। आपने देख लिया पंजाब का रीजन। ठीक है, आज का जो हमारा पंजाब है वो थोड़ा छोटा है, पाकिस्तान वाले रीजन में काफ़ी बड़ा पंजाब था। देन 1805 में रंजीत सिंह कैप्चर्ड लाहौर, 1799 में एंड अमृतसर, और यही इनकी 2 कैपिटल भी बन जाएंगी। एक बन जाएगी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक बन जाएगी इनकी रिलीजियस कैपिटल। ओके, दस कंसोलिडेटेड हिमसेल्फ बिटवीन अफगान्स
एंड ब्रिटिश। भाई एक तरफ अफगान्स थे, एक तरफ ब्रिटिशर्स से इनका राज था, बीच में इसके इन्होंने अपना पंजाब जो सिख एम्पायर था वो स्टैब्लिश कर लिया था। ओके 1807 में अटेम्प्ट्स रखे गए थे ब्रिटिशर्स की साइड से कि हम अफगान्स के ऊपर जाकर अटैक करना चाहते हैं, आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए। सेटलमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड सिक्स कंटिन्यू देयर रूल कि भाई अपना रूल कंटिन्यू करिए एंड गिव पैसेज टू ब्रिटिश टू इन्वेड अफगान्स। चाहते थे कि अफगान्स पे हम जाएं, आप हमें पैसे दे दीजिए। क्या लगता है आपको, जाने देंगे इनको? सो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था। क्यों? उन्हें पता था कि हम बिकॉज सिक्स डोंट वांट टू गेट इन कन्फ्रंटेशन विद अफगान्स। भाई वो भी तो कहेंगे कि वो आना चाहते थे, आपने आने भी दिया, तो आप भी हमारे दुश्मन हैं, बट अब ये चाहते नहीं है कि हम वॉर करें। क्यों? वॉर एक देखिए इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होता है, वॉर दोनों साइड से लॉस होता है। ठीक है। देन 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। यहाँ पर ब्रिटिश और सिख, लेकिन इनके आपस में लड़ाई चलती रहती थी। उन्होंने कहा चलो भाई एक बीच के रास्ते पे आते हैं, जब कोई जीत नहीं रहे हैं। एग्रीड एंड सतलज वॉज आइडेंटिफाइड एज अ डिफाइनिंग लाइन कि सतलज जो रिवर है इसके इधर की लैंड आपकी, वो हमारी ब्रिटिशर्स की, उधर की लैंड आपकी। ओके। देन 1839 में रंजीत सिंह डाइड और इसके जो बेटा हैं सक्सीडेड बाय दिलीप सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह एंड रानी जिंदन। तो मेजर रोल तो यही कर रहे थे प्ले, क्योंकि ये तो थोड़ा एज में छोटे थे। सो जो इनका जो वॉर थे सिक्स के ज़्यादा लंबे नहीं चल पाए थे, क्योंकि रंजीत सिंह के बाद में कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कर पाया था। जैसे 10th गुरु के बाद में बंदा बहादुर थे, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब वॉर आगे तक लेके जाए, बिल्कुल दिल्ली के बहुत पास तक पहुँचे। एक लोहागढ़ करके फोर्ट है, उसको भी कैप्चर करने के लिए मतलब ऐसा लग रहा था कि पहुँच जाएंगे वहाँ तक, बहुत अच्छा रेबेलियन चल रहा था। लेकिन उनके बाद में तुरंत वीक पड़ गए, फिर एकदम से एक वॉइड क्रिएट हो गया। उस वॉइड को फिल किसने किया? रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह आए, इन्होंने आगे पूरी चीज़ें कंसोलिडेट करी, बीच में मतलब एक स्मूथ फंक्शनिंग होने लग गई। बट इनकी डेथ के बाद में फिर से जो सक्सेसर आ रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ पा रहे हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, देखिए इन्होंने क्या चालाकी करना स्टार्ट किया कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया असेंबलिंग नियर सतलज रिवर। ठीक है। एंड जब इन्होंने देखा सिक्स ने कि ये तो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इनके मन में कोई चीज़ चल रही है, हम पे अटैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि हमारे यहाँ पे वीक हैं। देखिए इनको भी यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था कि जाके अटैक बोल देना चाहिए था, इनको भी क्रॉस चेक करना चाहिए था कि क्या बात है। बात तो कर ही सकते थे चीज़ों के रिगार्डिंग। इन्होंने क्या करा कि जाके सतलज क्रॉस कर दी और उन पर अटैक कर दिया। जब वहाँ पर जाके अटैक हुआ, वो तो ये चाह ही रहे थे, मौके की तलाश में थे। दस लेड टू वॉर। ट्रीटी इनकी टूट गई। दस ट्रीटी जो थी वो ट्रीटी अमृतसर वाली कि सतलज को डिफाइनिंग लाइन रखेंगे, वो टूट गई और वॉर हो गया। और यहाँ पर होगा ट्रीटी ऑफ लाहौर। एक थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है। क्यों? देखो ये पहले यहाँ पे तो हार चुके हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रीटी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमको तो भाई 1 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी ये अभी नहीं दे सकते थे, तो इनको अपनी ज़मीन देनी पड़ी। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है वो 75 लाख में बिका था। ओके, और
जलंधर जो रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। द 6, अब इन्होंने ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है, सोचा भाई जितनी बची है चीज़ें, अपनी ताकत जितनी है लड़ो चल के फिर से। इन्होंने फिर से आकर रिवोल्टेड अगेन इन डेस्परेट अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। ठीक है, हार गए। देन ट्रीटी ऑफ भैरोवाल है या भैरावल है, भैरोवाल, ओके। ये फिर से, अब देखिए जो जितने भी वॉर हो रहे हैं उसमें ये नहीं जीत पा रहे हैं उनसे, लेकिन इनके लिए एक रिस्पेक्ट उनके मन में हमेशा से था कि भाई ये लड़ते बहुत अच्छा है, इसलिए इनको जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि आप हमारी आर्मी को ज्वाइन करिए। ब्रिटिशर्स ने इनको फिर मार्शल रेस एंड सारी चीज़ें कहना स्टार्ट कर दिया था। देन आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। टाइम देखते रहिएगा, 1848 का टाइम आ चुका है। ठीक है, सरेंडर ऑफ सिख आर्मी आ चुका है। इनको एनेक्सेशन वाला जो इनका टाइम था, ब्रिटिशर्स ने सब घेरना चालू कर दिया था। अच्छा, ये अफगान्स के वहाँ पर गए भी थे लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स, ये हार गए वहाँ से, ये लौट के आ रहे थे वहाँ से। इन्होंने कहा कि चलो यार लौटे हैं, अफगान हाथ नहीं लगा, हमारे इनका सोल्जर्स का जो मोराल है वो डाउन भी है, और इधर वीक तो चल ही रहा है जो इनका रूल है, इसको कब्जा लेते हैं। ये चीज़ हुई थी। ठीक है, देन सरेंडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, काउंसिल ऑफ 3 members was set up to overlook administration। अच्छा, आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर्स थे ये उन्हीं के लोगों को क्यों रख देते थे वापस रूल करने के लिए, खुद अपना बंदा क्यों ऐसे इंग्लिश को नहीं रखते थे? क्योंकि जो मासेस होते हैं ना, ये कभी इनको हमेशा फॉरेनर समझते थे। ये इनसे अपने आप, जैसे राजा की एक इमेज होती है ना, उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। तो क्या होता, एक क्याओस डेवलप हो जाता। उससे बचने के लिए फेस तो ये इन्हीं का रखते थे, इनको अपने कंट्रोल में रखते थे, तो ओवरऑल कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में होता था। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती थी। सेम चीज़ इन्होंने कहाँ से करना स्टार्ट किया था? बंगाल से। ठीक है, ओके। सो council of 3 members was set up to look after the administration and यहाँ पर जो थे डलहौजी मूव टूवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इस नाम को याद रखिएगा, डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी जो थे अच्छे अच्छे काम करें काफ़ी इन्होंने। ओके, अब पंजाब को हमने देख लिया, वॉर और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। एक ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है, फिर तुरंत ट्रीटी ऑफ बहरावल हो गई है। यहाँ पर तो हार ही चुके हैं चीज़ें। तो यहाँ तक जो टाइम था वो थोड़ा सा अच्छा था। मिस्र का नाम पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, अफगान्स का टाइम चल रहा था। ये है, क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से आए हैं। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, देखना है आपको क्वेश्चन को। पॉज करिए, रुकने के बाद में कमेंट करिए, नहीं पता है ठीक है, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन 1, हु अमंग द फॉलोइंग सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विद वन आई, दैट इज़ वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर्स। अगर आपको पता है ये चीज़, ओके, फिर रिप्लाई करिए। देन लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर कौन थे? ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम टू एंड टीपू सुल्तान। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मेरी मेहनत बर्बाद, मतलब दिल टूट जाएगा मेरा अगर आपने ये सवाल गलत कर दिया तो। मैं देखूंगा आपके कमेंट्स में। ठीक है, थर्ड का आपने कैसा करा है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट? अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ये क्वेश्चन से मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चंस को मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे समझें। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। सवाई जयसिंह ऑफ अमेर हैड यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। टीपू सुल्तान गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल। ये 4 आपको ऑप्शन ये रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके,
Then the fifth question, consider the following statements. In the third battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. Okay. Tipu Sultan was killed in the third Anglo-Mysore war. Then third, Mir Jafar entered in conspiracy with the English for the defeat of Nawab Siraj-ud-Dौla in the battle of Plassey. ओके आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऊपर तीन में से ऑप्शंस करेक्ट हैं. ये आपके सामने ऑप्शंस हैं. देन क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? गुरु अमरदास, मीरी एंड पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा एंड गुरु गोविंद सिंह मांझी. सो क्या आप इसका आंसर लिखिए, हल्का सा वेट करके स्टार्ट करते हैं चीज़ों को. ओके इसका आंसर था महाराजा रंजीत सिंह. इन्होंने कहा था, थोड़ा सा UPPCS का सवाल है 2007 का. इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. एक बार पीटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था, जो रशिया के पीटर थे ना, उन्होंने क्या बात कही थी. अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें उनमें से भी, तो अगर आप जैसे NCERT पढ़ते हैं पर्टिकुलरली, तो ये वाली जो लाइन्स हैं उन पर हल्का सा ध्यान दें किसने कहा था ये वाली चीज़ को. ठीक है, जैसे अभी टीपू सुल्तान की लाइन है कि 1 दिन शेर का 100 दिन भेड़ के, वो वाली लाइन. ठीक है, तो ये वाली लाइन महाराजा रंजीत सिंह की. और हम इसको हल्का सा गैस भी तो कर सकते हैं कि भाई रूल तो मेजरली नहीं कर रहा था. बाकी तो आपने इनमें से किसी का नाम भी नहीं सुना होगा शायद अभी तक, तो मतलब जितना पढ़ा है उसमें नहीं सुना है. ये चीज़ है. लास्ट किंग ऑफ सिंह एम्पायर वॉज दलीप सिंह. ठीक है, इनका क्या हुआ था कि ये हल्का सा इनका बता देता हूँ कि इनकी जो डेथ हुई थी, डाइड इन पेरिस. और इन्होंने क्या करा था, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट मतलब अडॉप्ट कर लिया था. इन्होंने क्रिश्चियन बन गए थे बाद में, और रशिया भी गए थे ये इससे पहले, और इनकी जो क्रिमेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था. समझ रहे हैं आप, पूरा इन्होंने घूम घाम लिया. बट यही सब चीज़ें कि ये यहाँ से बाहर चले गए थे. इन्होंने बेसिकली लास्ट में कहा था कि यार देखो मुझे तो बाहर जाना है, तो जिस भी रीज़न से ये गए थे बाहर, तो ये बाहर ही गए थे काफ़ी चीज़ों में. ब्रिटिशर्स के पेंशनर बन गए थे. देन अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये UPPCS 2013 में आ चुका था. ठीक है, ये वाला सवाल अगर मॉडर्न लाइंस पे किसने करा होगा? हैदर अली ने करा होगा, मीर कासिम ने करा होगा, शाह आलम II ने करा होगा, टीपू सुल्तान. एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, सबसे ज़्यादा मैंने आपको किसके बारे में बताया? ट्री ऑफ लिबर्टी, जैकोबियंस क्लब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका. नन अदर दैन टीपू सुल्तान. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन IAS 2001. बहुत पुराना है. देखिए 12 के बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई. TVF का एक्सपीरियंस देख लिया ना आपने, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी चेंज हो गए थे. वो उसी पॉइंट को लेके था कि अटेम्प्ट्स बढ़ गए थे, तो वो बंदा वापस आके बना था. बट UPPCS 2011 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, नॉट करेक्ट. ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ. ये UPSC में आया था, अब मुझे ईयर नहीं याद, शायद तो मतलब अच्छे नया क्वेश्चन है. आप इसमें ये समझिए कि देखिए कहाँ कहाँ पे चीज़ों को घुमाते हैं. नॉट करेक्ट है. रेवेन्यू फार्मिंग का बंगाल में कौन होगा? देखिए 1700 में मेरे को पता था कि मुर्शिद कुली खान को रखा गया था. फिर मैंने कहा स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन था. तीनों क्या मैंने बताया था, इनके बाद में जो आए थे अलीवर्दी खान भी जो आए थे. ठीक है, तो उन तीनों का, तो ये अली मर्दन खान नहीं है, यहाँ पे इनका नाम है मुर्शिद कुली खान. उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा. महाराजा रंजीत सिंह ने सेटअप करी थी मॉडर्न फाउंड्रीज़ को. हाँ जी बिल्कुल सही बात है. सवाई जय सिंह. देखिए राजस्थान वाले जो लोग हैं, अगर आप RAS को दे रहे हैं, प्लीज़ आप तो अपनी तो हिस्ट्री देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा. बट मेजरली अगर आप कहीं और का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप UPSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो मोस्टली राजपूताना से जय सिंह एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं. जिस मोहम्मद शाही है, जैसे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग अलग इस्टेब्लिश करे थे बनारस में, उज्जैन में, तो ये सारी चीज़ें थी. यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत. देन टीपू सुल्तान गेव मनी फॉर गॉडेस शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल. ये बात बिल्कुल सही है. ये जो सारी लाइंस हैं स्पेशली सभी NCERT से उठाई गई हैं. ठीक है, टाइम मैं तो ये कहूँगा एक फास्ट रीडिंग करिए आप. ऐसा NCERT को कभी ऐसे मत पढ़िए कि मैं एक एक लाइन को अच्छे से याद रखूँगा. आप एक बार में पूरा NCERT पढ़ लीजिए, आपको टाइम मिलता है दोबारा रीडिंग करिए. अब मैं गारंटी लेता हूँ आपको नई चीज़ें मिलेंगी. क्यों? क्योंकि हम एक बार में रिटेन कर ही नहीं पाते हैं.
सो एक किताब को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बिपिन चंद्र की छोटी सी नॉवल टाइप है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन लास्ट है, ये देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत ज़्यादा फेमस है। अहमद शाह अब्दाली ने, आपने पिक्चर भी देखी होगी। इब्राहिम लोधी को नहीं, सदाशिव राव भाऊ थे जिनके साथ में उनके जो बेटे विश्वास राव वो आए थे, तो ये वाला गलत हो जाता है। टीपू, ये भी यूपीएससी का ही सवाल है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे घुमाते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लिख दिया, ये नाम सही लिख दिया, लेकिन एक नाम बिगाड़ दिया खाली। तो आपको अगर हल्का सा भी कुछ डाउट है, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, क्या थर्ड था? याद करिए, थर्ड था? नहीं, थर्ड नहीं था, फोर्थ था। मीर जाफर एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, क्या ये बात सही है? देखिए मीर जाफर आ गए थे किसके साथ में? जगत सेठ के साथ में। कहानी याद आई आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 ओनली। अच्छा, ये जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, ये भी IAS 1996 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं कि ये आपके लिए नहीं है। अब देखिए हिस्ट्री में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप मतलब कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, बट एक लिमिट है ना, एक ह्यूमन कैलिबर के बाहर की चीज़ें हैं। तो अगर ये मुस्लिम या फिर कोई भी रिलीजन के ऊपर चीज़ें हैं, या फिर सिख रिलीजन के ऊपर चीज़ें, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा अनटिल अनलेस आप उस रिलीजन से कनेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। तो तब भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये था गुरु अर्जुन देव जो थे आदि ग्रंथ के लिए, और इन्होंने जो हेल्प करी थी, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने प्रिंस खुसरो की हेल्प करी थी, जिस वजह से जहांगीर ने इनको, मतलब ही वॉज किल्ड बाय जहांगीर, क्योंकि उन्होंने खुसरो की हेल्प करी थी। उसके बाद में जो अमरदास जी थे, इन्होंने रिलीजन को डिवाइड किया था 22 ब्रांचेस में, ठीक है। और जो 22 ब्रांचेस में जब इन्होंने डिवाइड किया, तो जो लोकल प्रीचर्स होते थे उनको ये कहते थे मांझी, ठीक है। तो ये गुरु अमरदास जी के बारे में। जो दल खालसा है, इसको कपूर सिंह जी ने स्टार्ट किया था। सो ये सब चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉशन के साथ में देखना है कि यार अब मुझे रिस्क लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में खेलिए, ये अगर आप इस पे ब्लफ खेल गया है तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो। बहुत ज़्यादा लकी नहीं है अगर आप, तो ठीक है। सो यहाँ तक सिक्का एम्पायर था। कोई भी डाउट है अगर सिक्का एम्पायर के बारे में, प्लीज़ उसको आप नीचे कमेंट पे पोस्ट कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं मराठास को।